नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हमारे खास कार्यक्रम सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी नई सरकार का गठन होता है तो वो नए कलेवर में नजर आती है। बात हरियाणा की करें तो जब से बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार हरियाणा में बनी है तब से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम, डिप्टी सीएम, गृह मंत्री, बिजली मंत्री, खेल मंत्री, सहकारिता मंत्री सभी लगातार अपने अपने विभागों से जुड़े दफ्तरों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान जहां जहां खामियां पाई जा रही हैं वहां कार्रवाई के आदेश दिए जा रहे हैं और यहां तक कि जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित भी किया जा रहा है। सबसे पहले बात हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की करते हैं। सीएम मनोहर लाल ने पानीपत में बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर 3 चीफ इंजीनियर पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाया, जबकि 6 जूनियर ऑफिसर्स पर भी 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वह इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तो एक्शन को उसमें सस्पेंड कर दिया हमने और 2 दिन पहले भी रादर 4 दिन हो गए हैं हमारे पावर मिनिस्टर ने पानीपत में रात के समय एक औचक निरीक्षण किया था। कुछ अधिकारियों के घरों पर जाकर के देखा तो बिना मीटर के ही उन्होंने कनेक्शन लिए हुए थे। डिपार्टमेंट के लिए बहुत गलत बात है कि अधिकारी भी इस प्रकार की अगर चोरी करेंगे तो आखिर बिजली की चोरी रोकने के लिए जनता को हम नहीं प्रेरित कर पाएंगे। तो इसलिए उन अधिकारियों पर सख्त एक कार्रवाई की गई और उनको जुर्माना किया गया भारी। 3 चीफ इंजीनियर थे जिनके घर इस प्रकार का पार्टली उन्होंने मीटर लिए हुए थे और पार्टली उसमें से चोरी भी कर रहे थे। तो 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया 3 लोगों को और ऐसे 6 जूनियर लेवल के जो लोग थे उनके ऊपर 50-50 रुपये का जुर्माना लगाया। तो ऐसा अधिकारियों के ऊपर भी हम सख्ती कर रहे हैं, यानी जो बड़े ऑफिसर हैं पावर डिपार्टमेंट के, कि कोई भी चोरी नहीं करेगा। चोरी करने को अगर रोकना है तो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है और बाड़ी अगर खेत को खाएगी तो खेत सुरक्षित कैसे रहेगा। वहीं राइस मिलों में 90 करोड़ रुपए के घोटाले पर भी सीएम ने कहा कि ऐसे मामलों को दबाने के बजाय खोलने में हम विश्वास करते हैं। 90 करोड़ रुपए के घोटाले में वेरिफिकेशन कराई जा रही है और जो भी इस मामले में दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, 2 बार हुई है और चूँकि हम तो हमारे अपने शासनकाल में भी जो भी कोई बात हमको ध्यान में आती है हम उसमें जांच कराने में पीछे नहीं हटते हैं। हमारा वो समय अब नहीं है कि अगर किसी समय कोई जांच में गड़बड़ पाई गई तो उसको कैसे दबाया जाए। हम दबाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि जो भी कोई दोषी है, चाहे कोई डिपार्टमेंट की ओर से होगा, अधिकारी होगा, कोई नेता होगा या कोई जनता का भी आदमी होगा, कोई ट्रेडर होगा, कर्मचारी होगा, जो भी कोई दोषी पाया जाएगा, भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। अब उसमें उस फाइंडिंग में ध्यान में आया है कि 90 करोड़ रुपए जो हमारे एसीएस फूड एंड सप्लाई उन्होंने जो बताया है, 90 करोड़ रुपए की जो कमी पाई गई है उनको नोटिस दे दिए गए हैं और वो 90 करोड़ रुपए की वसूली जो है उनसे की जाए। तो आपको बता दें कि अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने राइस मिलों में हुई गड़बड़ी के बारे में मीडिया के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी थी, जिसके बाद सीएम का यह बयान आया। वह जिन बिजली अधिकारियों पर सीएम ने जुर्माना लगाया उन पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने छापा मारा था और मीडिया से रूबरू हुए थे। बिजली मंत्री ने अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही थी जिस पर सीएम ने जुर्माना लगाया। नहीं है वो, मैं ही था ना जी, मैं ही सारा वहाँ हूँ, सारे सबके साइन करवाए, सबकी रिपोर्ट मैंने लिखी है, सब करवा के रात को 1:30 बजे छोड़े। किस तरीके से इनका बिजली का इस्तेमाल कैसे मतलब हो रहा था? मीटर लगा भी था या मीटर लगा था, कुछ पोर्शन में मीटर से बिजली जा रही थी, कुछ बाहर का पोर्शन जैसे गैरेजेस से ऊपर से जो रूफ पे लाइटें लगी होती है, मेन गेट पे जो लाइटें लगी होती है, मतलब बाहर का जो एक्सपोजर था सारा वो दूसरे से कनेक्टेड था। हाँ, वो इलीगल था। जो बढ़िया वर्ड है वो ये है कि इलीगल था, तो दैट वाज नॉट ऑथराइज्ड कनेक्शन। तो सब आम आदमी की किसी के भी बिजली चोरी अगर पकड़ी जाती है तो 1
1 घंटा भी नहीं लगता, उस पे फाइन भी होता है, सब कुछ पब्लिकली वो सब कर लिया हमने, हो रहा है। जब मैंने एक बात कह दी कि सीएम साहब अनाउंस करेंगे, मैं रात उनसे मिल लिया था तो उन्हें दे दिया, होगा, एक्शन हो रहा है, मैंने बता दिया। हाँ, तो मेरे लगता है तो वो मेरे चीफ मिनिस्टर विभाग उन्होंने दिया, मैं उन्होंने कह दिया सर आप इसे करिएगा। मैं तो उन्हें कह रहा था आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए, वो बोले कि नहीं मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, वहाँ मैं कह दूंगा। तो फिर मेरा सब्जेक्ट नहीं है ना, मैं तो। वही बात गृह मंत्री अनिल विज की करें तो वो भी गृह विभाग को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं और लापरवाही पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार लगाने के साथ साथ निलंबित करने से भी गुरेज नहीं कर रहे। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह की बात करें तो उन्होंने भी विभाग संभालने के बाद कई खेल नर्सरियों और खेल स्टेडियमों का दौरा किया, जिसमें ड्यूटी में लापरवाही करने वाले कुछ कोचेज को निलंबित भी किया गया और खेल विभाग को पारदर्शी बनाने और अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करने की नसीहत दी। वहीं सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की बात करें तो वो भी एक्शन में दिखे हैं, जहां उन्होंने पंचकूला में हैफेड विभाग का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को साफ सफाई रखने सहित जरूरी दिशा निर्देश दिए। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हरियाणा सरकार की पूरी कैबिनेट इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और अहम सवाल ये है कि ये सब कुछ जो तेज तेज हो रहा है, ये एक्शन किस तरफ इशारा कर रहा है, इतनी होड़ क्यों मची है, इसके पीछे वजह क्या है, आज इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। और इस वक्त चर्चा में हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय मैं सबसे पहले आपसे करवा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में सोमवीर शौरान आर्य हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सोमवीर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनदीप बिश्नोई जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनदीप जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेंद्र नेहरा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, फोन लाइन पर है। ब्रजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपसे जानना चाहूंगा सोमवीर जी, जो इस वक्त तेजी सरकार दिखा रही है, हमने देखा, सबने देखा कि लगातार खुद मुख्यमंत्री भी जो है एक्शन में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से बिजली अधिकारियों को सस्पेंड किया उन्होंने, और इसके साथ साथ मंत्रियों की बात करें तो वो भी अपने अपने विभागों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद ये तेजी जो दिखाई जा रही है, इसके पीछे आपको क्या नजर आता है, क्या संकेत दे रही है तेजी, किस तरफ सरकार जाती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए शमशेर जी, 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी तो भ्रष्टाचार इतना व्याप्त था और लोगों ने उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सरकार पलटी थी, चाहे वो केंद्र की हो चाहे हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की हो। और दूसरे स्टेट्स में भी जितनी भी बदलाव हुआ, भ्रष्टाचार उसका मेन मुद्दा था। क्योंकि कांग्रेस के टाइम 2004 से 14 में 10-12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका था। और जहां भी जाओ घोटाला, कहीं सीबीआई उजागर कर रही है, कहीं ईडी कर रही है, कहीं सीएजी कर रहा है, कहीं कोर्ट से डायरेक्शन आई है पीआईएल पे। तो उस निजात से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने उसके खिलाफ वोट दिया और बीजेपी सरकार आ गई। हमारे स्टेट हरियाणा में भी आ गई। हरियाणा में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब शुरू आई तो जितने भी मंत्री थे या जो भी दूसरे ऑफिस ओहदे पे बैठे थे, जो सरकार में बैठे थे, चाहे वो बिजली बोर्ड का चेयरमैन हो, चाहे हैफेड का चेयरमैन हो, या जो किसी रोडवेज का मंत्री हो, वो लोगों में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। और वो उसको 2-3 साल तक उनकी समझ आया और वो उनको जीरो पावर, जो जीरो टॉलरेंस, जो एंटी करप्शन था ना, कि भाई करप्शन हम होने ही नहीं देंगे, वो छवि नहीं बन पाई 3-4 साल पिछली जो सरकार चली। और उसी के बनिस्पत जो है इतनी आशा करके, और रीजन और बहुत थे, सरकार वोट तो परसेंटेज तो बढ़ा, लेकिन जो 40 सीट 47 से 40 सीट आई है, तो ये गिरावट तो आई है। वो उसमें सरकार के विश्वसनीयता तो कम हुई है, क्योंकि मंत्री सारे हार गए थे। नहीं, ये समझिए सरकार मोस्टली हार गई, 2 मंत्री और सीएम साहब को छोड़ के। तो वो छवि नहीं बन पाई। वजह और भी बहुत थी, लेकिन भ्रष्टाचार का एक इशू था, वो छवि ये नहीं बन पाई कि भाई जीरो टॉलरेंस है करप्शन के मामले में इस सरकार की। इसीलिए 40 सीटें आ गई और थोड़ी सी गिरावट आई। तो सरकार में जो लोग बैठे थे वो हार गए। तो उसी वजह से कि भाई सरकार ना करप्शन कंट्रोल कर पाई, और मेन मुद्दा ये था। तो इन्होंने अब जैसे ही 2000 अभी जो सरकार आई 2019 में, तो इन्होंने ये बड़ी मंथन किया और आपस में, और कुछ केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी ये इशारा हुआ कि भाई आप इनको थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, और आपका जो है ना ये भ्रष्टाचार के मामले में सभी ज्यादा आप सुधार नहीं पाए। केंद्र में थोड़ी बहुत सुधरी होगी, लेकिन यहाँ आप उस लेवल पे नहीं सुधार पाए। तो वो चीजें जो थी, उस वजह से ये लोग आए और ये नए नए मिनिस्टर मोस्टली बने हैं, तो ये सीएम साहब को फॉलो कर रहे हैं और अच्छी बात है।
और इनको करना भी चाहिए। और भ्रष्टाचार तो एक खोखला करता है स्टेट को, क्योंकि इनकम बंद हो जाती है, भ्रष्टाचार में बीच के लोग खा जाते हैं, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करना जरूरी है और ये एक बहुत अच्छा कदम है। और जब ये जो पिछले दिनों जो छापे पड़ रहे हैं, चाहे वो बिजली विभाग में हो, चाहे वो सीएम साहब खुद कर रहे हो, चाहे वो भाई इसमें कृषि विभाग में, किसी भी विभाग में जो भी ये सख्ती की जा रही है, ये सख्ती बिल्कुल ठीक है, जायज है और ये प्रशंसनीय है। सरकार का एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश की जाएगी। लेकिन एक मैं छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार है छोटे लेवल का। भ्रष्टाचार जो जड़ खाता है, जो इकोनॉमी को तंग करता है, ये तो करता ही करता है। जो ये भ्रष्टाचार रोकने की बात करें, ये तो करता ही करता है। लेकिन जो एक इसके अलावा एक उच्च लेवल पर भ्रष्टाचार होता है, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, दिल्ली में एक बार, मैं किसी सरकार का नाम नहीं लेना चाहता, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एक बसें खरीदने का टेंडर दिया एक पर्टिकुलर कंपनी को, 3-4 रोड में थी, उसी एक बस में 5 लाख रुपए एवरेज उन्होंने बीच में घोटाला कर दिया ऑफिसर्स ने, सरकार ने। अब आप एक देखिए, 1000 बसें खरीदी, 5 लाख एक में घोटाला होगा तो कितना पूछ गया। तो क्या एक कंडक्टर ड्राइवर, एक डीटीसी का एक कंडक्टर ड्राइवर, वो क्या टिकट बचा के खा जाएगा? इतना पैसा कहाँ खा पाएगा जी? बजाय वो एटीआई करने के, दस्ते लगाने के, कंडक्टर ड्राइवर तो आपने कंट्रोल कर लिया कि ड्राइवर अपना टाइम से चलाएगा, कोई हेराफेरी नहीं करेगा। कंडक्टर जो पर्ची पैसे लेके टिकट ना दे, छोटी मोटी चोरी जो थी वो अगर आप रोकोगे तो मेन तो वहां हो गया, एक बस का ही सारे उसमें नहीं रोक पाओगे। तो कहने का मतलब मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि सरकार को जो उच्च लेवल का भ्रष्टाचार है, जो उच्च लेवल पे होता है, उस पे भी गौर करनी चाहिए। मैं नहीं कहना चाहता कि भाई वो होता है, यानी लेकिन जो अगर ये जो चीजें दिखती हैं, हम बात कर लेते हैं बिजली विभाग के अधिकारी जो है मीटर के लिए पैसा ले लेते हैं जी या और कनेक्शन के लिए पैसा ले लेते हैं, और तमाम ऐसी चीजें हैं। हम किसी कार्यालय में जाते हैं, मिनी सचिवालय में जाते हैं, वहां पर तमाम ऐसी चीजें होती हैं जहां अंडर द टेबल काम होते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है, जिनका जिक्र आपने किया, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चाहे किसी भी चीज, बसों को शामिल करने की बात कर लें या फिर और तमाम ऐसी चीजें होती हैं, बड़े किसी उपकरण खरीदारी की बात कर लें, ये जो चीज है ये जनता को दिखती नहीं है कहीं ना कहीं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार को, देखिए हमारे सीएम मनोहर लाल जी खट्टर साहब बहुत ईमानदार आदमी, कोई इन पे शक नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि पूरी टीम क्या करती है, पूरा उसका ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, एक आदमी से तो कुछ होता नहीं है। तो पूरी ब्यूरोक्रेसी को ठीक से नापने के लिए, ठीक से खोजने के लिए, उनको चेक करने के लिए सरकार को ये चाहिए कि वो जैसे एक्टिवनेस अब दिखा रहे कंटिन्यूस रखे, और ऊपर का जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने की बात करें, उसको बिल्कुल जीरो। अगर वहां से जीरो हो जाता है तो नीचे नहीं होता। नीचे तो देखिए बहुत सी चीजें हैं, पहले तहसील में, थाने में एफआईआर के लिए चाहिए था, तहसील में आपको फर्ज चाहिए तो उसके तहत छोटे छोटे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है और रजिस्ट्रेशन करवाना, तो ये ऑनलाइन होगा। और डिजिटल अभी पिछले दिनों में 12 सर्विस और की हरियाणा में। तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता लोग डिजिटल सिस्टम हो जाएगा, सारा ऑनलाइन हो जाएगा और लोगों का भी समझ आ जाएगा। कुछ थोड़ा टाइम लगता है, जो आम आदमी है, एजुकेशन बढ़ रही है, जो एजुकेटेड नहीं है उन लोगों को भी थोड़ा नॉलेज हुआ है कि किसी साइबर कैफे में जाके हम करवा सकते हैं। तो जितना डिजिटल बढ़ेगा, जितना ऑनलाइन बढ़ेगा, तो ये नीचे का करप्शन है, छोटा करप्शन है, जो बता रहे जैसे पुलिस में एफआईआर के लिए चले गए या कोई फर्द के लिए चले गए, बैंक में आपने लोन लेना, कोई फार्म के लिए चले गए। तो ये जो इस टाइप की जो चीज है, ये तो ऑनलाइन से की जा रही है और हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज शमशेर जी, सबसे बड़ी जो समस्या ये ऊपर का होता है। ये जब तक जो जितना भी हमारे देश में करप्शन की आवाज आ रही है, ये छोटे लेवल पर तो होता ही होता है। और छोटे लेवल पर भी तभी होता है जब ये जो है उच्च लेवल पर, फॉर एग्जाम्पल, यानी जो देश की जो अर्थव्यवस्था के लिए अगर कोई घातक चीज है, तो वो चीज जो कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, चाहे जैसे आपने जिक्र किया बसों की और तमाम ऐसी चीजें बिजली के उपकरण खरीदे जाते हैं और सरकारी विभागों में कुछ चीजें भेजी जाती हैं, खरीदी जाती है, वहां पर जो चीज, जो बिचौलिया सिस्टम है, वो बड़ा घातक है। ठीक है, मैं एक सेकंड, सिर्फ एक करंट एग्जांपल मैं यूपी का बताता हूँ कि आईपीएस ऑफिसर एसएसपी गौतम बुद्ध नगर
का एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें उसने कहा भी 70 लाख रुपए उस थाने उस एसपी लगने के, इतनी रेट उसका, इतना रेट उसका, वो सस्पेंड भी हुआ और 5-6 बदले भी है जी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर उस बात पर हम विश्वास करते और ऐसा कुछ वीडियो वायरल हुआ और सरकार ने एक्शन लिया, इसका मतलब थोड़ी गड़बड़ थी। अगर वो है तो आप एसपी अगर 1 करोड़ रुपए 70 लाख रुपए लगेगा तो एसएचओ को बोलेगा, एसएचओ सिपाही को बोलेगा, तो नीचे से ऊपर तक एक मिली भगत का होता है। अगर ये एनेक्सस टूट जाता है, ये लिंक टूट जाता है कि पुलिस का डीजीपी कहता है एसपी को इतना पैसे दो, वो उसको, इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट, अगर ये सिस्टम टूट जाता है तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। कोई ये कहे, ये कल्पना करे, अब तक हम ये सुनते आए थे भ्रष्टाचार मिट नहीं सकता, ये हमारे खून में रम चुका है, हमारे देश में जड़ें इतनी मजबूत हैं, ऐसा कुछ नहीं है शमशेर जी। अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो और थोड़ी सी जनता कोऑपरेट करे, हमारी भी ड्यूटी बनती है, सरकार और विजिलेंस के साथ साथ वो पुलिस थाना या विजिलेंस या क्राइम ब्रांच नहीं खड़ी रह सकती, तो हमारी भी ड्यूटी बनती है सहयोग की जरूरत है, सहयोग करें और सरकार की जो इच्छा शक्ति है उसको दृढ़ होना बहुत जरूरी है। ब्रजेंद्र नेहरा जी, सबसे पहले तो हम बात जिस विषय को लेकर आज कर रहे हैं वो ये है कि जो लगातार आज हम तेजी देख रहे हैं, वो मुख्यमंत्री को स्तर पर लेकर बात कर लें, डिप्टी सीएम के स्तर को लेकर बात करें या फिर मंत्रियों के स्तर को लेकर बात करें, बहुत ज्यादा तेज नजर आ रहा है। पिछले हम कल की बात कर लें तो कई ऐसी जगहों पर औचक निरीक्षण किए जाते हैं और उसके बाद कार्रवाई की जाती है, कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया जाता है। ये तेजी के पीछे कारण क्या है, सरकार का पक्ष जानना चाहेंगे आपसे। और जो सोमवीर जी ने बातें कही कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म करने की तो हम बात करते हैं, लेकिन जो ऊपरी स्तर पर है, जिसके चलते जो हमारे प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान अर्थव्यवस्था को होता है, उसको लेकर प्रयास किस प्रकार के हो रहे हैं, ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो इस तरह से पारदर्शिता के विषय को लेकर आप बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल ईमानदार हैं, और ईमानदार मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने पिछले 5 साल के अंदर ईमानदारी से सरकार चलाई। हम ये दावा नहीं करते शमशेर जी की पूरी तरह से भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, लेकिन उसमें बहुत बड़े स्तर पे कमी आई है और इन 5 साल के अंदर लगभग उसको हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। मैं अगर आपको बताऊं शमशेर जी कुछ उदाहरण, तो नौकरियों में जो पारदर्शिता माननीय मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं, इससे पहले ईमानदारी से नौकरी देने की हरियाणा प्रदेश के अंदर कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। नेताओं की सिफारिश चलती थी, मोटे मोटे पैसे दे के लोग नौकरियों में लगते थे, हर नौकरी के रेट पे हमने ईमानदारी से, पारदर्शिता से नौकरी देनी शुरू की। लेकिन ब्रजेंद्र जी, रोकूंगा आपको, मैं रोकूंगा, आप छोटा सा बीच में एक सवाल करना चाहूंगा। उस पारदर्शिता की जो आप बात कर रहे हैं, उसके जो रिजल्ट हैं वो आप भी समझते होंगे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आए, बहुत ज्यादा कोई आपको बेनिफिट मिला ऐसा दिखाई नहीं देता। जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे, देखिए सीएम को लेकर लगातार चर्चा होती है कि वो ईमानदार चेहरा हैं, लेकिन उनकी पूरी टीम की बात करें तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो पूरी कैबिनेट हार जाती है 1-2 लोगों को छोड़कर। शमशेर जी देखिए, मैं आपको बताऊं, निश्चित रूप से ईमानदारी का जनता ने परिणाम भारतीय जनता पार्टी को दिया है। ये नजर से देखने का अलग अलग फर्क है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर हरियाणा प्रदेश के इतिहास को हम देखें तो ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो दोबारा से चुन के आई है और बहुत अच्छी तरीके से सरकार चल रही है। मैं आपको बताऊं, सी और डी ग्रुप के अंदर शमशेर जी नौकरियों में सबसे ज्यादा इंटरव्यू के अंदर धांधली होती थी, खुल के पैसा चलता था। हमारी सरकार ने सी और डी ग्रुप की नौकरी के अंदर से इंटरव्यू को ही खत्म कर दिया। हमने सैनिक विभागों की जो 527 योजनाएं हैं उनको ऑनलाइन कर दिया। वो अटल सेवा केंद्र के माध्यम से, शरण केंद्र के माध्यम से, अंत्योदय केंद्र के माध्यम से हर गांव में, हर शहर में उपलब्ध है। 6188 जो ग्राम पंचायत है उनको ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया। 200 गांवों में वाईफाई की हमने सुविधा उपलब्ध करा दी है। 300 गांवों में काम जारी है। और जो डीपीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो योजना है, जिससे डायरेक्ट उसके खाते में लाभार्थी के में पैसा जाता है, इसमें 34 कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ हमारे लाभार्थी उनको मिल रहा है और 6500 करोड़ रुपए लाभार्थियों को सालाना उनके खाते में भेजा जा रहा है। डीबीटी योजना से शमशेर जी 2 लाख से अधिक फर्जी लाभार्थियों वो बाहर हुए हैं और इस योजना से लगभग 1000 करोड़ रुपए की सालाना सरकार को बचत हो रही है। आप देखिए कितनी बड़ी ये बचत है। चाहे हम जो डिपो होल्डर थे उनकी हम बात करें, वहां पे भी हमने बायोमेट्रिक हाजिरी का सिस्टम किया है। जो आम जो हमारे जो नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनकी जो पहले रजिस्टर में हाजिरी लगती थी उसको हमने बायोमेट्रिक किया है कि अंगूठे से वहां जाके वो हाजिरी लगाएंगे, इससे वो टाइम पे आना उनका शुरू हुआ है। ब्रजेंद्र जी ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं उस बात को लेकर हम सोमवीर जी से बात कर रहे थे, वो भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ऐसा कुछ किया जा रहा है, ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, तमाम चीजें हैं जो
और इसी बात को लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस को नकारा था आम जनता ने। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय है जिसको लेकर चर्चा इस वक्त ये भी हो रही है कि जो बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी को उसका पता नहीं चलता है। जब कोई बड़ा उपकरण कोई बहुत सारे उपकरण खरीदे जाते हैं, चलिए बिजली की लाइटों की बात कर लेते हैं, या फिर कोई पानी के कनेक्शन को लेकर बात कर लेते हैं, बिजली उपकरणों के खरीदारी को लेकर बात कर लेते हैं, बसों की खरीदारी को लेकर बात कर लेते हैं। यहां पर जो गड़बड़ होती है वो आम जनता उस तक आम जनता की पहुंच नहीं होती है। लेकिन वो जो हम हरियाणवी में कहे जो उघड़ता है वो तब उघड़ता है जब सरकार या तो चली जाती है, बदल जाती है, या फिर कोई ऐसा मसला सामने आता है। शमशेर जी देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी धान के अंदर जो राइस मिलर्स की तरफ से अगर गड़बड़ हुई है, हमारी सरकार के पास शिकायत आई, हमने 3 बार फिजिकल उसकी वेरिफिकेशन कराई, उसका सर्वे कराया, उसमें 90,000 करोड़ का जो उसके अंदर गड़बड़ झाला जो मिली है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोल दिया है कि उनसे रिकवरी भी होगी, उन पे कार्रवाई भी होगी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, पुरानी सरकारों के अंदर इनको दबाने का प्रयास होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर चाहे कोई उसके अंदर नेता भी इन्वॉल्व हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार में शामिल पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी, उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी शिकायत को हम दबाएंगे नहीं, उसकी जांच करवाएंगे और दोषी को सजा मिलेगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ईमानदारी से सरकार चल रही है। और कुछ लोगों को यह संदेह था कि दूसरी टर्म में भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी को पकड़ के रखेगी या नहीं रखेगी, लेकिन बड़े डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि ये सरकार 5 साल जैसे पहले चली ऐसी ईमानदारी से काम करेगी। ठीक है, मनदीप बिश्नोई जी, जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी दोनों इस सरकार का हिस्सा हैं, और जब इस प्रकार की बात आती है ट्रांसपेरेंसी की, तो उस ट्रांसपेरेंसी को लेकर हम देख रहे हैं कि होड़ सी मची हुई है। कोशिश दिखाने की है या करने की है, ये चीजें तो बाद में पता चलेंगी, लेकिन तमाम मंत्री हैं, तमाम जो राज्य मंत्री हैं, वो इस प्रयास में हैं कि जहां भी उनके डिपार्टमेंट में कहीं कोई कमी नजर आती है तो उसको पकड़ते भी हैं और उसके साथ साथ एक्शन भी लिया जाता है। तो ये जो जल्दबाजी इस वक्त हम देख रहे हैं, वो जो तेजी देख रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या आपको दिखती है? क्या वाकई में ये जो दोनों गठबंधन की सरकार को लेकर बात करूं कि इस कोशिश में है कि हरियाणा प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म हो और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए? शमशेर जी, जैसे कहावत है हमारे की ऊंट के जो पांव हैं वो तो पालने में नजर आ जाते हैं जी। सरकार को बने मात्र अभी 2-2.5 महीने हुए हैं और इन 2-2.5 महीने की कार्यकाल में सेकंड टर्म जो आप भाजपा की सेकंड टर्म कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट देकर के बनवाने का काम किया है, निश्चित तौर पर इसने जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, इसके मंत्रीगण जिस प्रकार से एक्शन मोड में हैं, अपने अपने विभागों को लेकर के, और जिस प्रकार से जनता के बीच में भी जा रहे हैं, जनता के अंदर एक छाप छोड़ रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि का जो कार्य होता है, सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि का, उन्हें वो बखूबी निभा रहे हैं। भ्रष्टाचार और बेईमानी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी लगातार कह रहे हैं। और एक बात और कह दूं, पहले की सरकारों में अगर कोई घोटाला होता था तो दबा दिया जाता था, यहाँ दबाने का कोई औचित्य नहीं है। घोटाला उजागर होगा, उसकी जांच होगी, मुकदमा दर्ज, आपराधिक दर्ज होने के लायक होगा वो भी होगा, लेकिन उससे पहले जो चीज होगी वो ये होगी कि उस संबंधित अधिकारी से, उस संबंधित व्यक्ति से जिसने इस प्रकार का घोटाला किया है, राजस्व का नुकसान प्रदेश को पहुंचा है, प्रदेश के खजाने को पहुंचा है, उससे वो रिकवर किया जाएगा निश्चित तौर पर है। किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करती जाएगी, पारदर्शिता दिखनी भी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, और वो मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने के इस सरकार के कार्यकाल में निश्चित तौर पर जनता को दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि जितने ईमानदार माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उतनी ज्यादा ईमानदार माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी भी हैं। वो युवा नेता, उसके अंदर एक सोच है, आधुनिक सोच है, और उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। चाहे बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात है, बुढ़ापा पेंशन के ऊपर बार बार उनके ऊपर सवाल, ठीक है, आज
60 दिन की सरकार में 250 बढ़े हैं। इंतजार कीजिए, अभी तो काम बचा है, अभी तो सरकार को बने 2 महीने हुए हैं। आगे आगे देखिए, बुजुर्गों को किसी प्रकार के उनके सम्मान में कमी नहीं आने दी जाएगी। युवाओं को रोजगार जो 75% देने की बात हुई थी, उसका बिल जल्द ही विधानसभा में पास होगा और हरियाणा प्रदेश के युवाओं को वो रोजगार मिलेगा। और रोजगार कार्यालयों में जो बेरोजगार हमारे साथी हैं, वो धक्के खाते थे, उनके लिए वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। वो ऑनलाइन अपना जो पोर्टल उस पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये बहुत बड़ी ठीक है। उपलब्धि है सरकार की। 50 किलोमीटर के दायरे में जो युवाओं को पेपर देने के पहले दूर जाना पड़ता था, वो सरकार की उपलब्धि है। फसल का एक एक दाना खरीदने की जो उपलब्धि है, वो सरकार की उपलब्धि है। तो निश्चित तौर पे ये सरकार बुजुर्गों का, युवाओं का, आम कमेरे का, व्यापारी का, सबका हित का ध्यान रखते हुए आगे चलेगी। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार जिस उम्मीद के साथ हरियाणा प्रदेश की जनता ने बनाई है, उसी उम्मीद को भी पूरे के पूरे खरा उतरेंगे। ठीक है मनदीप जी, आऊंगा आपके पास। बजरंग दास गर्ग कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है। बजरंग दास गर्ग जी, आपने जननायक जनता पार्टी को भी सुना, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना। अब काम को लेकर बात हो रही थी, ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात हो रही थी कि बहुत तेज गति से नजर आ रहा है। हालांकि इस तेजी के पीछे वजह क्या है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम में, कि ये जो इस वक्त त्वरित कार्रवाई नजर आ रही है, जो अधिकारी किसी प्रकार के इस प्रकार के कामों में लापरवाही करते हुए नजर आते हैं या फिर बेईमानी करते हुए दिखते हैं, उनको सस्पेंड किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है, इसके पीछे कांग्रेस को क्या वजह दिखती है? देखिए, नजर आ रहा है, ये आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन कारण क्या है? इस कारण को कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है, समझती है? ये शमशेर जी, कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, ये जनहित का मुद्दा है, जनता के हित से जुड़ा हुआ है। हमारे साथियों ने बात अच्छी बात है, सरकार का मुख्यमंत्री मुखिया होता है, उसकी टीम, उनके टीम के मंत्री दौरा कर रहे हैं, अच्छी बात है। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला खनन के अंदर हो रहा है जी, सरकार के चहेते दोनों हाथों से लूट रहे हैं, सरकार ने क्या कार्रवाई करी? बार बार बात उठ रही है सीबीआई जांच की, जांच क्यों नहीं करवाई? चलो, आप रिटायर जो अपने हाई कोर्ट के जज है, उनकी कमेटी बना के जांच करवाते, आज तक वो नहीं करवाई। और कोई ऐसा महकमा बता दे, मुख्यमंत्री जी ने, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई मुख्यमंत्री जी महकमा बता दे जहाँ पर खुलेआम पैसा लेन देन का काम नहीं होता हो। आंकड़े चाहिए मेरे से, आंकड़े लो। हरियाणा सरकार का मार्केटिंग बोर्ड जो अनाज परचेज करता है, उसके मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारी कोई भी अनाज जो परचेज करते पर बोरी के हिसाब से मंडी में पैसे लेते हैं, ऊपर तक पैसा जाता है। सेल्टक विभाग के अधिकारी ले लो, खुलेआम पैसे ले रहे हैं, बिना सेवा शुल्क लिए किसी का काम किसी महकमे में नहीं होता। ये आपके सामने है। जब आरोप की बात आती है कि आरोप, मैं कोई खाली कांग्रेस पार्टी की वाली बात नहीं करता कि कांग्रेस पार्टी की बात है, मैं जनहित की बात करता हूँ। आप किसी भी जनता के किसी व्यक्ति से पूछ लो, भाई बिना खुलेआम सेवा शुल्क ली जाती कि नहीं ली जाती? कोई ऐसा महकमा बता दो। मेरे साथी ने पहले कहा, हाँ जी, तहसील के अंदर भी पैसे है, पटवारी भी लेता है, कानको भी लेता है, यहाँ तक कि ऑनलाइन रजिस्ट्रियां हो रही है, उसके बावजूद कोई भी रजिस्ट्री बगैर पैसे तहसीलदार नहीं करता, उसके भी पैसे लेते हैं। अगर रजिस्ट्री करवाने जाओ, कागज कार्रवाई में कमी कर देते हैं। भाई ये कागज का कमी है जी, ये तो नहीं होगी जी, एक हफ्ता पर डेट लो, फिर बीच के अंदर दलाल बजरंग छोड़ दास रखे जी, जो हैं। चीजें आप बता रहे हैं, क्या ये चीजें पिछले 5 साल के कार्यकाल में शुरू हुई हैं या उससे पहले? मैं जानना चाह रहा था आपसे। ठीक है, मैं जवाब लूंगा आपकी बात, आपसे भी पूछना चाहूंगा कि ये चीजें एक बात सुनिए, पिछले 5 साल से शुरू हुई हैं? 5 साल, मैं आपको एक बताता हूँ। अगर पहले, मैं नहीं कहता पहले सेवा शुल्क नहीं लेते थे, पहले रिश्वत लेते थे, ये पहले से 4 गुना रिश्वत बढ़ी है। पहले रजिस्ट्री करवाने के अगर 5,000 तहसीलदार लेता था, ये दलाल छोड़ दिए, फैक्ट ना लेकर जो रजिस्ट्री लिखते हैं, जो और आदमी छोड़ रखे हैं, उनके माध्यम से पैसे जा रहे हैं। आपने जिस तरह से कहा कि 5,000 रुपए तहसीलदार लेता था, अब दलाल छोड़ दिए गए, किसी तहसीलदार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे
मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ। हाँ। एक साथी ने नू कहा नहीं, मैं कि आपसे ये एक- पूछना चाह रहा था कि क्या शेर जी, आपने किसी तहसीलदार के खिलाफ अपने कार्यकाल के दौरान कार्रवाई की? और बाबूजी हमने एक कोनी सैकड़ों हाँ। रोज डेली मेरे बयान आते हैं, डेली हाँ। आंकड़े सहित बयान आते हैं। मेरे साथी ने कहा अनाज का एक एक दाना खरीद देंगे। कपास की हरियाणा में परचेज हुई, हाँ। 1% भी 1% सरकारी एजेंसी ने कपास नहीं खरीदी। 700 करोड़ रुपए राइस मिल का जो आप कह रहे हो ना, 700 करोड़ रुपए जो जीरी खरीदी गई, उसका 700 करोड़ रुपए मंडियों के 3 महीने से बाकी पड़े हैं। अक्टूबर की जो परचेज थी उस तब से लेकर आज तक 700 करोड़ हमारे बनते हैं। मंडी के आड़त के 700 करोड़ किस ब्याज पे रोक रखे आपने? उसका ब्याज होना चाहिए। और जो गरीब आदमी मंडी के अंदर मजदूरी करता है, उसकी जब से जीरी की परचेज हुई है 1 रुपया मजदूरी सरकार ने आज तक नहीं दी। आड़तियों का जो कमीशन बनता है 2.5%, 1 रुपया कमीशन भी आड़ती को आज तक नहीं दिया। क्या गुना कर दिया आड़ती ने? आड़ती अपना दुकानदारी करता है, ठीक है। परिवार की रोटी रोजी चलाता है। मंडी ठीक के है बजरंग दास माध्यम जी, से- आड़तियों को लेकर भी किसी खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, लेकिन आज ट्रांसपेरेंसी को लेकर बात हो रही है। सोमवीर जी, आपने सुना, जी जी जेजेपी को आपने सुना, आपके पास आऊंगा मनदीप जी, बीजेपी को आपने सुना और कांग्रेस पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा। जिस ईमानदारी को लेकर चर्चा कर रहे, देखिए पैमाना होता है जनता, और जनता ये तय करती है कि किस सरकार के कार्यकाल में कितने ज्यादा घोटाले हुए। अब बात जब सजा देने की आती है तो कहीं ना कहीं ये भी देखने में आता है कि जिसने घोटाला किया या जिस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ, तो फिर आपस में मिल बैठकर तय करने की बातें हो जाती हैं। लेकिन तुलना इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जिस आधार के साथ, जिस दावे के साथ वो सत्ता में आई थी 2014 में, वो 2019 में तो दिखा नहीं। तो कैसे देखते हैं आप? दोनों के कार्यकाल की तुलना करें तो आपको कौन सी पार्टी कहाँ ठहरती हुई दिखती है? जी शमशेर जी, देखिए ये तो बात माननी पड़ेगी कि 2014 के बाद करप्शन कम हुआ है, पूरे देश में ही कम हुआ है जी। इसमें कोई शक नहीं है। जो है पहले घोटाले ही सुनते थे, वो पिछले 5 सालों में बहुत कम हुए। जी। दूसरी बात, मैं जेजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे जी हमने, जनता ने हमें मैंडेट दिया। मैंडेट आपको नहीं दिया, मैंडेट तो आपको बीजेपी के खिलाफ दिया था। आप ये पीठ मत थपथपाइए। ठीक है, आप अब अच्छी बात है, मुबारकबाद देते हैं, आपने सरकार बनाई और अच्छा चला रहे हो, चलाओ जी। लेकिन मिसगाइड मत करो आप। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है, अब आप कल एक 90 करोड़ रुपए का घोटाले का हुआ है जीरी में, जो धान राइस मिल्स में। तो क्या शमशेर जी हम इसको सरकार का फेलोर नहीं समझे? क्या फेलोर नहीं है? आप ये चिंता का कितना बड़ा विषय है कि एक किसान जो बीज जिस दिन डालता उससे लेके निकालने तक की तो रिस्क उसकी थी अब तक। हमें नहीं पता था इससे आगे भी कोई रिस्क है। उसकी निकालने की, ओले की, बारिश की, कीड़े की, पशु की, जानवर की, ओले की, तो पता था हमें। हमें यह नहीं पता था कि जमींदार को, किसान को मंडी में जाने के बाद भी लूटा जाता है। तो पिछले 5 साल से ये सरकार थी और 6ठे साल में अब जाके इन्होंने ये 90 करोड़ रुपया घोटाला पकड़ा। इसका मतलब और बहुत घोटाले ऐसे हैं जो इनकी नॉलेज में नहीं। मैं नहीं कहता सरकार की नॉलेज में हो रहे हैं, इनके आंखों के सामने हो रहे हैं। ये बात में ईमानदार सरकार है, इसमें मनोहर लाल जी ईमानदार हैं, उनको इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल पैदा ये है कि ईमानदारी किस काम की जिसके नीचे घोटाले और हमें नॉलेज ना। तो फेल्योर तो आप कहोगे, ये 90 करोड़ का घोटाला जो पर्चा तो और तो है वो है, निकलेंगे तब निकलेंगे। लेकिन आप एक बात बताइए कि ये जो फेल्योर तो है, आप फेल्योर तो कर सकते हो। दूसरा, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि इतना वहां पटवारी खाता, इतना खाते, इतनी टीवी पे आगे डांटे करें। इससे बढ़िया ये है, सबसे बढ़िया ये है कि जैसे आपने खनन घोटाले का जिक्र किया, हम सालों से सुनते आ रहे हैं, जिस दिन से सरकार बनी आपने खनन घोटाले पे शोर शराबा कर रखा, करप्शन है। आप आरटीआई डालिए, आरटीआई से कोर्ट में जाइए, पहले विजिलेंस में दीजिए, फिर सीबीआई के लिए हाई कोर्ट जाइए, रिट फाइल कीजिए। नहीं, वो नहीं करना, क्योंकि शमशेर जी हम बार बार ये बात कहते हैं कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा होता है उसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, इनका एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में, साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल। कि भाई और जितनी भी आप हमें बुरा भला कहते रहना और हमारे वोट तोड़ लो, जो हमारे सरपंच तोड़ लो, जितना मर्जी कर लो, लेकिन भ्रष्टाचार की बात जब आए तो हम पावर में आएंगे, तुम्हारी फाइल नहीं खोलेंगे, तुम पावर में तुम्हारी फाइल नहीं खोलेंगे। अब बीजेपी का एक सवाल पैदा होता है, ठीक है मनोहर लाल जी
सब मानते हैं, मैं भी मानता हूँ और माननी चाहिए कि ईमानदार आदमी। लेकिन आप एक बात बताइए, चरखी दादरी में कितना बड़ा घोटाला ओवरलोडिंग में हो रहा था, कितने लोग अंदर गए? क्या 4 साल से आंख मूंदे बैठी सरकार? क्या जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि खनन घोटाला है, खनन घोटाला वेल नोन है, क्या हुआ अब तक बताइए क्या? तो सवाल पैदा ये होता है कि वहीं मैं जो बड़ी बात पा रहा था कि एक पटवारी के 10 रुपए दे दिया, सिपाही को 50 रुपए दे दिया, किसी टीचर को तो वो भ्रष्टाचार शुरू तो वही से होता है, बट वो कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन ये जो ऊपर का जो है कि ये पता ही नहीं चलेगा कहाँ क्या हो रहा है, ये घोटाले की सबसे बड़ी दिक्कत है। अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा ये खाता है, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कोई भी हो। ये जो बड़े लेवल के घोटाले हैं ये इनको खाते। अब देखिए 2004 से 14 10 साल में 14-15 लाख करोड़ रुपया, इंडिया का एक 1/3 बजट है, इतने बड़े घोटाले का एलिगेशन था। तो कहने का मतलब मेरा ये निकलता है कि आप इसको कंट्रोल कीजिए, और ये जरूरी है कि इसको जब तक आप ऊपर से कंट्रोल नहीं करोगे तो नीचे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और होगा तो वो छोटे स्केल पे होगा। अर्थव्यवस्था पे सबसे बड़ा धक्का ऊंचे लेवल पे लगता है, ये मैं इसमें कहना चाहता हूँ। बड़े बड़े स्तर पर जो गड़बड़ होती है, उस गड़बड़ को समझने की जरूरत है। हम भी इस कार्यक्रम में इसी बात को लेकर चर्चा करें। देखिए, जनता को जागरूक करना मीडिया हाउसेस की जिम्मेदारी होती है, और हम भी किसी न किसी प्रकार से कोशिश में हैं कि जो जिस स्तर पर ये सब हो रहा है उसको वो लोग समझें। क्योंकि ये जो चीजें होती हैं, चाहे माइनिंग को लेकर बात कर लें या फिर और भी तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर चर्चा करें, तो वहां पर बहुत बड़े स्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन हाँ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छोटी मोटी चीजें हैं, जो आम आदमी की प्रत्यक्ष तौर पर, जिसको हम कहें, जो आम आदमी को चूना लगता हुआ दिखता है। लेकिन ये अप्रत्यक्ष है जो सोमवीर जी बात कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष इसलिए है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता है, पता सबको है, लेकिन ये आम आदमी की जेब पर सीधा असर नहीं डालता, बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से आम आदमी के लिए घातक है। और इसी को लेकर बात कर रहे थे ब्रजेंद्र नेहरा जी। जो बात चल रही है वो प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार खत्म करने की बात तो सब करते हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष तरीके से हो रहा है इसको लेकर कोई बात नहीं करता। और आज तक देखा भी नहीं गया, किसी एकाध व्यक्ति को छोड़ दें, एग्जाम्पल अगर एकाध देने के लिए किसी पार्टी के पास है तो हो सकता है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर ऐसे एग्जाम्पल नहीं है। जो दावे करती थी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने से पहले, 2014 की बात करें तो उसमें कहा गया कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, लेकिन असलियत जब सामने आई तो कुछ नजर नहीं आया। अब तक सजा को लेकर बात करें तो कोई बहुत बड़ा इसको लेकर के जो है कदम उठाया नहीं गया है। देखिए, भारतीय पार्टी ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं, और जेजेपी पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में शामिल है, तो दोनों मिलकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर ईमानदारी से काम करने का पूरा प्रयास है। इसी प्रयास के अंदर हम चाहे बात करें कृषि के क्षेत्र में, अगर हम बात करें शमशेर जी, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार का जो पोर्टल है, ई-नैम के कार्यक्रम के चरण में प्रदेश की 57 अनाज मंडियों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा है। जिस तरह से अभी धान वाला जो मैटर हुआ है, ये ना हो, ये पूरा का जो धानों का जो मंडियों का जो सिस्टम है, ये अगर इस मंडी के माध्यम से होगा तो इसमें जो भ्रष्टाचार की गुंजाइश है वो बहुत कम हो जाती है। दूसरे चरण में भी 27 अनाज मंडियों को इस पोर्टल से जोड़ने की हमारी योजना है। ई पोर्टल के तहत तो प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसानों ने 26,823 करोड़ रुपए की फसल देश भर में बेची है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है। ई-नैम के अंतर्गत 26 लाख अनाज जो मंडियों में लगाए गए, 140 धर्म कांटे लगाए हैं। जो 26 अनाज मंडियों में लगाए हैं, 140 धर्म कांटे लगाए, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। जो पहले तोल में जैसे हम कहते थे संजय जी कि अभी 1.5 किलो 2 किलो हर 1 क्विंटल के ऊपर कम होता है, तो अगर इन कांटे लग जाएंगे मंडियों के अंदर तो इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। दूसरा, किसान अपनी फसल का ब्यौरा ई दिशा पोर्टल पर भी चेक कर सकता है, कर सकता है। इसमें पहली बार किसान की फसल का भुगतान सीधे उसके बैंक खाते में, और इसके साथ जो टाइम बाउंड कर दिया है, महीने तक पेमेंट नहीं मिलती थी और वो फसल अपनी बेच के आ जाता था। इसके साथ साथ अपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो पारदर्शिता हम लेके आए हैं, जो ईपीडीएस के पोर्टल के माध्यम से सभी राशन की दुकानों को हमने आधार कार्ड से जोड़ा है। उपभोक्ता प्रदेश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त करने का अब हकदार हो गया है। इस तरह से जो भी काम हम कर रहे हैं, तो उपभोक्ताओं को राशन की जानकारी के लिए SMS और मोबाइल की सुविधा उपलब्ध करी है। अब जो बीपीएल परिवारों को जो हमने सरसों और जो तेल तो हमने 20 लीटर की दर से प्रति माह वितरित किया है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। पोषण को खत्म करने के लिए सरकार का प्रयास है। जैसे हम पली मिट्टी लेकर गए
देखिए किस तरह से ठीक है, पारदर्शिता जो को बढ़ाने बात का आप काम कह किया। रहे हैं, देखिए ब्रजेंद्र जी, जो बात आप कह रहे हैं उसको लेकर तो हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे। जो आप लोग पोर्टल की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसको लेकर तो हम कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जो बड़े पैमाने की बात इसलिए हम कर रहे हैं कि देखिए, जहां अनाज की जितने हजारों क्विंटल, हजारों किलो अनाज खरीदारी की बात होगी, कॉन्ट्रैक्ट किससे किया जाएगा, वो बड़ा सवाल है। क्या उसको लेकर कितनी ट्रांसपेरेंसी आई है? जो आपने बात कही कि हमने जो है जो विभाग हैं जहां से लोग अपना राशन डिपो से राशन खरीदते हैं, लेकिन उस राशन की खरीदारी जहां से होती वो कितना ट्रांसपेरेंट हो गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो हजारों क्विंटल, हजारों किलो अनाज खरीदा जाएगा, उसके बाद राशन डिपो के पास जाएगा, दुकानों से खरीदारी करेगा, लेकिन वो जहां से खरीदेगा उसके पीछे कहाँ का क्या क्या दिखता है आपको, क्या नजर आता है? क्या वो शमशेर बिल्कुल जी, पारदर्शी हो गया है? देखिए अभी जो धान वाला जो विषय आया था, जो इसमें गड़बड़ हुई है, उसके लिए सरकार ने कि पहले जो राइस मिलर थे वहां से अपने व्हीकल में लेके जाते थे और अपने कांटे में तुलवाते थे, अपने हिसाब से उसके रिकॉर्ड रखते थे। लेकिन इस पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि पहले 5 साल में आप लोग क्या करते रहे, उसको लेकर आपने क्या किया? सबसे भी देखिए सरकार ने जो निर्णय लिया, मैं आपको बताऊं कि उसमें वाहन जो होगा मंडी से और वहाँ राइस मिलर तक जो जाएगा वो सरकार का, और ट्रक की व्यवस्था जो वाहन होगा सरकार करेगी, जो कीमतें होंगी वो भी सरकार की व्यवस्था होगी उसको तुलवाने की, और पूरा रिकॉर्ड जो है वो पूरा रखा जाएगा सरकार के पास में। इसमें जो पारदर्शिता है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखिए शमशेर जी, कहीं ना कोई जो लीक पोल जो रह जाती है, कहीं ना कहीं कमी जो रह जाती है, इसी बात की हम तो ये दावा कभी भी नहीं करते कि हमने कुछ ठीक कर दिया है, सारा ही भ्रष्टाचार खत्म कर दिया है देश के अंदर। तो आज भी देखिए 5 साल के अंदर हमने जितना हम कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा हमने काम करने का प्रयास किया, लेकिन जो कहीं थोड़ी बहुत अब कमी रह भी गई है तो इस 5 साल के अंदर उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिस उम्मीद के साथ में, जैसे अभी तो बता रहे थे बीच में कि जनता ने हमारे खिलाफ वोट दिया है, अरे जनाब हमें 40 सीटें मिली हैं और 40 सीटें सबसे ज्यादा है, हमारे कोई नजदीक दूर दूर तक भी नहीं है, और निर्दलीय का सपोर्ट करके और जेजेपी के सपोर्ट के साथ में ये 57 के गठजोड़ के साथ ये सरकार चल रही है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो क्या निर्दलीय जो सभी सरकार आपको बनाई थी, सपोर्ट कर रहे हैं ब्रजेंद्र जी? निर्दलीय सभी का समर्थन आपके साथ है? मैं 7 निर्दलीय का समर्थन ले रखा है, वो तो 8वें कांडा जी का हमने समर्थन नहीं ले रखा, नहीं तो वो भी तो समर्थन देने के एक लिए तैयार है। निर्दलीय तो आप ही की पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक निर्दलीय का आपने बयान सुना होगा, किस प्रकार से वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं आपके पूर्व मंत्री के ऊपर। तो उनको लेकर संज्ञान कैसा लिया गया? वो भी भ्रष्टाचार का ही मसला है। आपकी शमशेर पार्टी को जी, समर्थन दिया है तो उसको लेकर कोई शमशेर जी, संज्ञान लिया गया क्या? शमशेर जी, कभी भी बलराज कुंडू जी का जो इशारा आप कर रहे हैं, बलराज कुंडू जी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी पे क्वेश्चन नहीं उठाए। पहली बात, उन्होंने मोदी जी की, मनोहर लाल जी की और हमारे अनिल जी की, सभी मंत्रियों की तारीफ करी है। बजरंग दास जी आऊंगा एक आपके पास। मंत्री रहे हैं वो, उस समय जब वो सरकार में, उस समय जब वो जिला परिषद के चेयरमैन थे, वो उन मंत्री के साथ में उनका तालमेल बहुत बढ़िया था। अभी देखना है कि उनको किस वजह से उन पे जो आरोप है वो लगा रहे हैं। लेकिन तो क्या उसको लेकर कोई चर्चा हुई है क्या सर? बता पाएंगे आप, कोई इस बात को लेकर बातचीत हुई है, कुछ एक्शन या कुछ जांच पड़ताल? क्योंकि देखिए, सरकार में कोई मंत्री पूर्व में है या वर्तमान में है तो सरकार आप ही की है, तो जांच करना तो आपका ही काम है। देखिए इस दिशा में तो अभी सोचा जाएगा, देखा जाएगा। उन्होंने कुछ बातें कही है, इन बातों को पे गौर किया गया है, आने वाले समय में किस तरह से लेना है, किस तरह से नहीं लेना है, ये सरकार के विषय की चीजें हैं। अभी क्या तो जल्दबाजी होगा, लेकिन इसका सब कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरह, इनेलो की तरह एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है जो एक व्यक्ति सबको एक साथ हिसाब से अपने ऑर्डर पर चलाता है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको बोलने का अधिकार है। हमारे जो चुने हुए इस समय जो हमारे 40 विधायक हैं, इनेलो तो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से प्रभावित है, तो उसी विचारधारा से प्रभावित पार्टी आपके साथ इस वक्त गठबंधन में है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए गठबंधन में है, लेकिन दुष्यंत जी एक युवा चेहरा बन के उभरे हैं और लोगों में देखिए ईमानदारी से काम करने का एक जज्बा उन्होंने दिखाया है। लोगों ने उनको पसंद किया है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उनकी विचारधारा मेल खाती है। और जहाँ तक बात है हमारी पार्टी की लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको बोलने का अधिकार है, सब अपनी बात कह सकते हैं। हमारे जो बलराज कुंडू जी है उन्होंने भी अपनी बात कही है, उन्होंने खुल के कहा है कि मैं भाजपा का समर्थन करता हूँ, भाजपा पार्टी से मेरे कोई गिला शिकवे नहीं है। पार्टी किसी पूर्व मंत्री को लेकर उन्होंने कोई बात कही है, उसके बारे में देखा जाएगा। लेकिन ये भी लोकतंत्र में एक पार्टी के लिए अच्छी बात है कि लोग खुल के अपनी बात कर सकते हैं। कांग्रेस की तरह नहीं है, कोई जरा सा कुछ बोले तो उसको पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है मंत्री बिश्नोई जी, पिछली बार जो सरकार बनी थी 2014 में, देखिए बहुत से सवाल हैं, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरा भी एक सवाल ये है,
कि देखा जाता है कि जो गठबंधन की सरकार होती है उसमें क्रेडिट लेने की एक होड़ होती है कि हमने बेहतर काम किया, क्योंकि 2019 के बाद 2024 में भी चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर तो जननायक जनता पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो कोशिश तो सभी करेंगे कि हमने आम आदमी के मुद्दे ज्यादा उठाए, हमने आम आदमी की आवाज को ज्यादा उठाया, हमने भ्रष्टाचार के मसलों को खुलकर जनता के सामने रखा, उनको खत्म करने की कोशिश की। तो ये भी होता है, क्रेडिट लेने की होड़ रहती है, हमने ज्यादा काम किया, हमने बेहतर काम किया। तो अब जो काम हो रहा है उसको क्या कहेंगे? जननायक जनता पार्टी इसको अपने क्रेडिट के तौर पर देख रही है या एक साझा प्रयास है दोनों पार्टियों का मिलकर गठबंधन सरकार का? ये शमशेर जब साझी सरकार होती है दो पार्टियों की, और जो सरकार में मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं और मंत्री बने हैं, कोई भी काम करेगा वो सरकार का काम कहलाएगा, हरियाणा सरकार का काम कहलाएगा, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का काम कहलाएगा। अगर सरकार का कोई फेल्योर है तो किसी एक व्यक्ति विशेष का फेल्योर नहीं होगा। अगर सरकार की उपलब्धि है तो किसी एक व्यक्ति विशेष की उपलब्धि बिल्कुल नहीं होगी, ये साझी उपलब्धि होगी, हरियाणा सरकार की उपलब्धि होगी, बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार की उपलब्धि होगी। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बजरंग दास जी गर्ग ने एक बात तो स्वीकार कर ली, बड़े स्पष्टवादी हैं, स्वीकार इन्होंने किया कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो तहसीलदार 5,000 रुपए सुविधा शुल्क लेता था। क्या बजरंग दास जी, लेकिन उन्होंने एक बात और भी कि हमने एक्शन लिया, तो पूछूंगा आपसे। हाँ, जो 5,000 का रिश्वत लेते थे, आप जो 4 गुना रिश्वत की आप पहल कर रहे हैं, कौन से अधिकारी के खिलाफ आपने सरकार को कोई शिकायत दी या किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने शिकायत दी? भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी की सरकार आज है, और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर किसी अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत आएगी, उसके खिलाफ जांच निश्चित है, उसके खिलाफ जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी निश्चित है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हिसार में अधिकारियों की मीटिंग ले रहे थे, एक ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर जो बीडीपीओ था, उसके खिलाफ उसकी जो पंचायत की ब्लॉक की, उसकी 90% जो पंचायत थी, उन्होंने लिख कर के दिया कि ब्लॉक डिवीजन जो ऑफिसर है बीडीपीओ, वो सही काम नहीं कर रहा, गलत काम कर रहा है, लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा। तो दुष्यंत जी ने उसी वक्त डिप्टी कमिश्नर साहिबा को तुरंत कह दिया इसके खिलाफ जांच करके इनकी जांच की रिपोर्ट मुझे 2 या 3 दिन में जरूर साबित करेगी। ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार का दायित्व है, और सत्ता में जो लोग बैठे हैं, मैं समझता हूँ उनका पूरा दायित्व है। इसलिए मैंने आपसे बातचीत की, मनदीप बिश्नोई जी, मैंने देखिए सवाल आपसे किया, क्रेडिट लेने की बात जब आती है, देखिए आपने दुष्यंत चौटाला का जिक्र तो किया, लेकिन मुख्यमंत्री ने 9 लाख बात करो करीब 7 लाख रुपए जुर्माना लगाया है बिजली कर्मचारियों पर, तो उसका भी साथ साथ चर्चा कर लेते आप। इसलिए हम चाहते हैं कि क्रेडिट लेने की बात आती है तो अपनी अपनी पार्टी का क्रेडिट लेते हो, लेकिन जब विरोध की बात आए, ऐसा नहीं है, तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं पहले कह चुका हूँ कि सरकार के अंदर कोई क्रेडिट लेने का कोई ना तो होड़ है ना कोई बात, कोई व्यक्ति काम करेगा वो बीजेपी और जेजेपी सरकार का उपलब्धि कहलाई जाएगी। कोई अगर फेल्योर सरकार का होगा, जिसमें मानता हूँ कि कोई ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्री अपना जो दायित्व है वो जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित होकर के निभा रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं कहूँगा, जो हमारे विधायक हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जननायक जनता पार्टी के विधायक है, अभी पिछले दिनों धूड़ाराम जी फतेहाबाद से भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी विभाग में जाकर के थाने का औचक निरीक्षण किया। धर्माला से जननायक जनता पार्टी के जोगीराम जी सिहाग हैं, उन्होंने एक हॉस्पिटल का सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है उसमें जाकर के औचक निरीक्षण किया। तो मैंने ये नहीं कहता कि कौन कर रहा है क्या कर रहा है, दोनों पार्टियों के जो सत्ता में बैठे लोग, जिनको बेहतर है, देखिए बेहतर है मनदीप जी, अगर मिलकर काम किया जाए तो जनता ने दोनों पार्टियों को, ठीक है, दोनों पार्टियां मिलकर सरकार चला रही है, निर्दलियों का समर्थन भी आप लोगों के साथ है, तो ऐसे में बहुत से लोग ये इस उम्मीद से हरियाणा प्रदेश के कि दोनों पार्टियां मिलकर इस प्रकार से सरकार चलाएं कि प्रदेश की आवाम को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। बजरंग दास गर्ग जी, आपने सभी को सुना, लेकिन जो आपने एक बात कही कि 5-5 हजार रुपए जो कांग्रेस पार्टी में तहसीलदार स्तर के लोग रिश्वत लिया करते थे, तो ये भी जननायक जनता पार्टी कहती है कि अगर आपके पास इस प्रकार के सबूत है तो मीडिया में सामने रखने की बजाय आप उसको प्रॉपर तरीके से एक चैनल वाइज बात रखिए, आपकी बात को सुना ना जाए तो उसके बाद आपके पास 100 तरीके हैं। और सोमवीर जी भी इस बात का समर्थन करते हैं, अगर ऐसा है तो आप क्यों नहीं मीडिया के अलावा और तमाम जगहों पर इस बात को लेकर बात उठाते हैं? शमशेर जी, मैं मनदीप भाई का बात का स्वागत करता हूँ। जो पार्टी
जजका के लिए 3 महीने पहले भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। आज ऐसा क्या हो गया, 3 महीने के बाद वह पार्टी बिल्कुल साफ सुथरी हो गई। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपके साथ सरकार बना लेते? मैं बता रहा हूँ, 5 बजरंग दास जी, तो क्या आपके साथ सरकार बना लेते? सरकार इनकी हमें मंजूर, हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो जनता ने जो हमें जनादेश दिया है विपक्ष में बैठने के लिए दिया है, हम विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष का रोल कर रहे हैं। जिस तरह से आप बात रख रहे हैं उससे तो ये प्रतीत होता है कि चुनाव हो जाता है, एक बार फिर से चुनाव हो जाता है। आप तैयार थे इस बात के लिए? मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी बात पूरी सुनिए। हाँ बोलिए। मैं क्या चाहता हूँ, 5 साल के अंदर जो पिछली सरकार, जो भाजपा की सरकार थी, जजका ने जो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सिर्फ उनकी जांच करवा लीजिए, पता लग जाएगा। तो सरकार में शामिल है जजका वाले। तो आप शिकायत करिए ना। मैं शिकायत तो अपने जजका पार्टी ने की हुई है। नहीं, आप तो ये कहते हैं कि दोनों दोनों की सरकार बन गई है, अब ऐसे में क्या करेंगे दोनों? मैं क्या चाहता हूँ, हमने एक बार नहीं, चले ठीक है, जल्दी से। हमने रिटर्न में दिए हुए हैं। यहाँ तक कि आप छोटी मछली की बात करते हो, सारे जो ठेके उठ रहे हैं, सरकार के खेतों को ठेके मिलते हैं। ठीक है बजरंग दास जी, इस तरह से आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन हम ये भी चाहेंगे अगर आपके पास इस प्रकार के कोई सबूत हैं तो उनको आप रखिए। ठीक है, वक्त तो देखना पड़ेगा मुझे। सोमवीर शरण जी, आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। वक्त मुझे और ज्यादा अनुमति नहीं देता। मैं ठीक है, तमाम बातों को लेकर चर्चाएं होती रहेंगी। बजरंग दास जी, आप भी जुड़ेंगे, हम भी जुड़ेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों को लेकर अपनी बात रखिएगा। मीडिया के बजाय तमाम प्लेटफॉर्म आपके पास है। सोमवीर शरण जी, कांग्रेस है, बीजेपी है, जेजेपी है, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो इस प्रकार की तेजी दिखाई जाती है और उसके बाद हम देखते हैं अक्सर कि 4 महीने बाद या 5 महीने बाद किसी पार्टी की सरकार क्यों न बनती है, तब असर ऐसा होता है। लेकिन जब सरकार बने हुए 5 या 6 महीने हो जाते हैं तो उसके बाद वो स्थिति नहीं नजर आती जो सरकार बनने के दौरान नजर आती है। क्या इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि अपने अपने मंत्रालय, अपने अपने विभागों में मंत्री या जो लोग हैं, जो विधायक, वो चाहते हैं या जो चेयरमैन स्तर के लोग हैं कि मेरा दबदबा बना रहे और मुझसे अगर इधर जाओगे तो आप लोगों के खिलाफ हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है क्या? फाइनल कमेंट आपका। देखिए शमशेर जी, भ्रष्टाचार रोकना चाहिए, चाहिए क्रेडिट ले, अपना ले, चेयरमैन ले, मंत्री ले, रोकना चाहिए। और मैं ये आशा करता हूँ, मैं जनता की तरफ से अपील करता हूँ कि जैसे अभी जो नई सरकार बनी है, ये जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया हुआ है इसको कंटिन्यू रखे और ये ट्रांसपेरेंसी रहे हर चीज में। जो पीछे हो चुके हैं उनको घोटाले को निकाल कर उनकी रिकवरी करे। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो इतना नुकसान होगा उसका सिविल नेचर के ऑफेंसेस भी बनते हैं, आर्थिक अपराध बनते हैं, उनमें उनको रिकवरी करके दे। और थोड़ा सा बड़े घोटाले, जैसे मैंने कहा, ये जो हिडन जो एजेंडा होता है उसमें भी थोड़ा कंट्रोल करें, अच्छा रहेगा। तो और मैं आशा करता हूँ बिल्कुल अच्छा ही रहेगा। जो है वो सरकार के दोनों पार्टियां मिलकर अच्छी सरकार चलाएं, बिल्कुल जनता को सुविधा दे, जनता के भलाई के लिए काम करें। यही बहुत बहुत शुक्रिया सोमवीर जी, हमारे साथ आप जुड़े। मनदीप बिश्नोई, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेंद्र नेहरा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। बजरंग दास गर्ग, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। आज चर्चा हो रही थी जो दूसरा कार्यकाल है मनोहर सरकार का, हालांकि जननायक जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन में है। कोशिश ये हो रही है कि जहां जहां भी किसी प्रकार की कमी नजर आती है आधिकारिक स्तर पर, कर्मचारी स्तर पर, उसका खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, छोटे से लेकर बड़े स्तर पर। लेकिन एक चीज जो है, जो हिडन की बात हम कर रहे हैं, सोमवीर जी जैसे कह रहे थे कि जो हिडन है, यानी जो बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर, चाहे माइनिंग को लेकर या और तमाम जो खरीदारियां होती हैं, उपकरण खरीदे जाते हैं आम आदमी की सुविधा के लिए, बिजली को लेकर, सड़कों को लेकर, पानी को लेकर, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि वो आम आदमी से प्रत्यक्ष तौर पर नहीं जुड़े हुए हैं, वो अप्रत्यक्ष हैं। और उनमें जितने करोड़ों अरबों का घोटाला होता है वो आम आदमी की पहुंच से दूर होता है, और वो तभी सामने आता है जब कोई पार्टी या फिर कोई आरटीआई एक्टिविस्ट उसको लेकर कार्रवाई करता है। लेकिन ऐसे में उनके खिलाफ जब एक्शन की बारी आती है या उनको सजा दिलाने की बारी आती है तो सभी पार्टियां एक हो जाती हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। इस पर जरूर जनता को भी सोचना पड़ेगा, और जो सरकार या फिर जो नेता हैं, जो जनता की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि जिस काम के लिए, जिस ईमानदारी के लिए आप लोगों को चुनकर हम भेजते हैं, उनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर तरीके से करें और उनके पैसे के ऊपर कुंडली मारकर नहीं बैठना, बल्कि वो आम आदमी की सुविधा के लिए, सेवा के लिए उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।